इसका नाम है स्काई क्लासेस। और आज हम सॉल्व करवा रहे हैं अपने मॉडल पेपर 2022 जो कि हमने UPMSB.in साइट से अपलोड किया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। और लगभग जिसने इन प्रश्नों को सॉल्व कर लिया तो ये समझ लीजिए कि उनका लगभग 80% के आसपास नंबर मिलना बहुत आसान हो जाता है। और यहाँ पर जो भी मॉडल पेपर में जो भी प्रश्न हैं हम ऐसा उन्हें एक व्यवस्थित क्रम में हल करने का प्रयास करेंगे, जिससे एक प्रश्नों से करीब जो है लगभग 5 प्रश्न 6 प्रश्नों तक तैयार करने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है लगभग 90+ का ही होना चाहिए। अगर कोई भी सब्जेक्ट है उसका विशेष व्यक्ति से और विशेष तरह से अध्ययन कर रहे हैं, अगर 90+ नंबर नहीं आते तो क्या ही है। तो इसलिए हम हमेशा प्रयास करेंगे 90+ नंबर लाने का। और ऐसा नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम आसानी से ला सकते हैं। फिलहाल के लिए चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं अपना। एक बार जो भी लेट से आए हैं मैं उन्हें बता देना चाहूँगा कि विषय अर्थशास्त्र है, मॉडल पेपर 2022 का है। माइक्रो एंड मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स का ये कंबाइंड है। ये मॉडल पेपर है, ठीक है। चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर जो है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है हमारी, उसमें जो अध्ययन किया जाता है वो है हमारी व्यक्तिगत इकाइयों का। किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाइयों का। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि ये जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ये जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र है हमारा, इसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो कि किस भाषा से बना हुआ है? एक ग्रीक भाषा से बना हुआ है। कौन सा शब्द है? माइक्रोस। और जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा। छोटा, या हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब हो जाता है कि व्यक्तिगत इकाई या व्यक्तिगत पद, व्यक्तिगत भाषा, या किसी भी एक छोटे समूह का अध्ययन। और वैसे कहा भी गया है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, इसका सेकंड अगर हम नाम भी देखें तो वो होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। क्या नाम होता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। यानी इसमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मतलब यह है कि इसमें छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा, छोटे छोटे समूहों का अध्ययन किया जाएगा। साथ साथ में कुछ अर्थशास्त्री इसे कहते हैं कि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसे माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है। समझ रहे हैं? इसे माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसे ये इतना छोटा है कि इसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखने का प्रयास करते हैं। कि माइक्रोस्कोप से जब हम चीज़ों को जूमिंग करते हैं तो वो छोटी चीज़ें हमें क्लियर दिखाई पड़ती और ज़्यादा दिखाई पड़ती। ऐसे में यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करेंगे, जो है हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन नहीं कर पाएंगे। ये हो गई पहली चीज कि हमारा ऑप्शन ये सही है तो क्यों सही है। अब हम देख लेते हैं अन्य जो ऑप्शन है हमारे, वो आखिरकार क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले ऑप्शन है हमारे पास। जैसे अगला ऑप्शन है हमारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था। संपूर्ण अर्थव्यवस्था, संपूर्ण अर्थव्यवस्था क्या होती है? पूरे देश की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, अगर हम उन्हें एक नजरिए से एक साथ देखने का प्रयास करें तो एक व्यवस्थित क्रम नजर आता है। उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये अर्थव्यवस्था एक देश की सीमा के अंदर की चीजों के बारे में बताता है, साथ साथ में जो देश के लोग बाहर गए हुए हैं उनके बारे में हमें बताता है। ध्यान रखिएगा किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की। ध्यान रखिएगा दोस्तों,
कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है, पार्ट का मतलब टाइप, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कई चरणों में विकसित हुई। जैसे सबसे पहले हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था आई वो कौन सी थी? वो थी हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और उसके बाद में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में था क्या कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अर्थ को प्रधान स्थान दिया जाता है। प्रधान स्थान समझे, धन ही सब कुछ है, धन नहीं तो कुछ नहीं, रुपया पैसा सब कुछ है। और साथ ही साथ दूसरी जानकारी कि इसमें होता क्या था कि सारे के सारे क्षेत्र कैसे होते थे? निजी क्षेत्र होते थे। अगर जाहिर सी बात है कि अगर निजी क्षेत्र होगा तो निजी क्षेत्रों की एक विशेषता होती है कि हर एक उद्यमी या हर एक साहसी व्यक्ति जो उसका मालिक बना बैठा है वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा अधिक से अधिक इनकम जनरेट हो, भले ही उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। समझ रहे हैं? हमने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर वो पूंजीवादी है तो हमेशा वो पूंजी के बारे में ही सोचता रहेगा कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी प्राप्त कर सके और जिससे वो अपने फर्म, अपने उद्योग और अपने कार्य के साथ साथ में जो उसकी फर्म है वो उसके विकास की स्थिति में पहुंचा सके। यहाँ हर एक चीज़ किस पर डिपेंड है? यहाँ पूंजी पर डिपेंड है, अर्थ पर डिपेंड है, पैसे पर डिपेंड है। यानी वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वो जो है कमाए और अपने क्षेत्र का विकास करें। उसके बाद देखिए जब यहाँ पर ऐसे जो है चीज़ें होने लगी तो यहाँ पर इससे कई समस्याएं भी उत्पन्न हुई। जैसे समस्या उत्पन्न हुई कि यहाँ पर जो है लोगों का शोषण होने लगा। जैसे एक व्यक्ति एक कंपनी का मालिक है तो वो क्या करेगा? वो कहेगा कि बाजार में प्रतिस्पर्धी लोग ज़्यादा नहीं, कहेगा जो कम पैसा लेगा हम उसे नौकरी पर रखेंगे। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि वो ये बोलेगा कि आपको इतना काम करना है तो करना है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं और आपकी जगह पर कोई नया व्यक्ति भी काम करने के लिए तैयार है। अगर अकेला व्यक्ति मालिक है तो आपसे जबरदस्ती भी काम करवाएगा। अब वो विकास की स्थिति में आना चाह रहा है, आपको कम पैसे में ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका मालिक है, वो जो कहेगा वो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ शोषण होने की संभावना क्या है? बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एक कंपनी जिसकी है वो तो अपनी कंपनी का विकास करेगा ही करेगा, लेकिन अगर आप दूसरी तरह देखें तो उस कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं उनका शोषण होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो अर्थव्यवस्था है उसमें धन ही सब कुछ होता है, धन के अलावा किसी भी चीज़ को प्रधान स्थान नहीं दिया जाता। वहाँ कल्याण की बात को किनारे रख दिया जाता है, केवल और केवल विकास की भावना को लेकर के आगे बढ़ा जाता है और यहाँ पर शोषण होने की संभावना क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। इसी कारण भाई अब समाज क्या हो रहा है? समाज इस शोषण नाम के शब्द से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। तो अब वो क्या करेगा? वो कोई नया तरकीब उठाएगा। तो यहाँ पर अब इस अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे हटाया गया और एक नई अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ जिसका नाम था समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या है दोस्तों? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था? इसमें इनकी कमियों को हटाया गया, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जितनी भी कमियां थी उन कमियों को इसने समाप्त किया और एक नया वाद लाया। कौन सा वाद? समाजवाद। इसमें किस चीज को प्रधान स्थान दिया गया? इसमें कल्याण को प्रधान स्थान दिया गया। इसमें किस भावना से व्यक्ति कार्य कर रहा है? कल्याण की भावना से। ये चाहता है कि व्यक्ति का कल्याण हो, हर एक व्यक्ति सुखी रहे। उसके लिए भले ही इसको उसके लिए कुछ नए नियम कानून वगैरह जो भी है वो उसको बनाना पड़े। अब इन्होंने पैसा जो देना चालू किया। यहाँ पर अगर हम देखें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में व्यक्ति को काम के बदले में पैसा दिया जाता था। लेकिन अगर हम यहाँ देखें समाजवादी अर्थव्यवस्था, यहाँ काम के बदले में पैसा नहीं मिलता, यहाँ पैसा मिल रहा है पद के बदले में। यहाँ पैसा किससे मिल रहा है? पद के बदले में। ऐसा पद जैसे मान लिया आपको कुछ भी है, कोई भी सेक्टर से, जैसे हमने कहा कोई डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर बन गया, अगर वो काम नहीं कर रहा है फिर भी उसे सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। क्यों?
क्योंकि वो उस पद पर बैठा हुआ है। कोई भी व्यक्ति है यहाँ पर अगर देखा जाए तो सरकारी चीजें, भाई यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, कल्याण की बात की जा रही है। कल्याण की बात कौन करता है, सरकारी चीजें। हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पर सरकारी उद्योग, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, यानी सरकार जितनी भी चीजें हैं, अगर वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हैं तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर कैसी अर्थव्यवस्था कार्य कर रही है, वहाँ पर जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था कार्य कर रही है, वहाँ कल्याण को प्रधान स्थान दिया गया है, वहाँ समाज को प्रधान स्थान दिया गया है, वहाँ कार्य के बदले में पैसा नहीं है बल्कि पद के बदले में पैसा जनरेट हो रहा है, पद के बदले में व्यक्ति को पैसा प्राप्त हो रहा है। अब हम वहीं पर देखते हैं। अब यहाँ देखिए एक बात और भी है, यहाँ विकास की गति क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। व्यक्ति को पद के अनुसार पैसा मिल रहा है तो काम क्यों करेगा, क्योंकि उसको काम का पैसा दिया ही नहीं जा रहा, उसे पैसा दिया जा रहा है पद का। आप उस पद पर आसीन हैं, आपको उतना पैसा मिलेगा। यहाँ विकास की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इसी कंडीशन में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तीसरी अर्थव्यवस्था का जन्म होता है। उस अर्थव्यवस्था का नाम है, उस अर्थव्यवस्था का नाम है दोस्तों, उसका नाम है मिश्रित। कौन सी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में क्या, इस अर्थव्यवस्था में यहाँ पर निजी क्षेत्र भी थे और कैसे क्षेत्र थे, सार्वजनिक क्षेत्र भी थे, अर्थात निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का एक कॉम्बिनेशन था। यहाँ पर निजी चीजें भी हैं, जैसे निजी प्राइवेट स्कूल भी हैं, सरकारी स्कूल भी। जैसे आप एक जीता जागता उदाहरण ले लीजिए जिसका भारत का, भारत देश ऐसा है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो भारत में क्या है, भारत में प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी स्कूल है ना, प्राइवेट अस्पताल भी, गवर्नमेंटेड अस्पताल भी है। किसी भी चीज़ को आप ले लें, सरकारी नौकरी भी है, प्राइवेट नौकरी भी है। सरकारी नौकरी देने वाला सरकार है, प्राइवेट नौकरी देने वाला उद्योगपति है। यानी आपको यहाँ ध्यान रखना है किस बात कि जहाँ पर निजी क्षेत्र भी हों और सार्वजनिक क्षेत्र भी हों, प्राइवेट चीज़ें भी हों, गवर्नमेंटेड चीज़ें भी हों, अब आप वहाँ पर क्या बोलेंगे, वहाँ बोलेंगे कैसा क्षेत्र है, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र है। लेकिन जिस जगह पर केवल और केवल निजी ही चीज़ें हों, केवल निजी चीज़ें विद्यमान हों, हम बोलेंगे कि वहाँ पर कैसा है, वहाँ पर केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने क्या देखा, इसे देखा अमेरिका। अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर पूंजी को ही प्रधान स्थान दिया जाता है। पैसा है तो सब कुछ, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। यानी यहाँ पर हमने देखा कि अमेरिका में कैसी अर्थव्यवस्था विद्यमान है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, यहाँ निजी सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान है। ऐसे जगह जहाँ पर निजी तथा सार्वजनिक दोनों प्रकार के क्षेत्र विद्यमान हो, वहाँ पर हम कहेंगे कि वहाँ कैसी अर्थव्यवस्था है दोस्तों, वहाँ है ऐसी अर्थव्यवस्था मिश्रित। अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3। देखिए दोस्तों, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो, जिससे आप एक विकल्प से 10 विकल्प तैयार कर सकें। मान लिया कि एक ही विकल्प जो है ऐसा है और दूसरा विकल्प उससे जुड़ा हुआ है, तो आप शायद उस उत्तर में फंस सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर आपने इस तरीके से तैयारी की तो आपको एक विकल्प याद करने से कई विकल्प आपके जनरेट होकर स्वतः ही याद हो जाए। प्रश्न आ सकता है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, क्या टिक करेंगे आप, मिश्रित। प्रश्न आ सकता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का कोई एक उदाहरण लिखिए, क्या लिखिए, भारत। चलिए ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय हमेशा ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय आय जो होती है, सबसे पहली बात यह है कि जो हमारी राष्ट्रीय आय है उसे भारत में सबसे पहले अगर किसी ने अनुमान लगाया तो वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई ध्यान रखेंगे, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम समष्टि में करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र।
राष्ट्रीय आय का अध्ययन भी हम समष्टि में करते हुए राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ की जो राष्ट्रीय आय है वो कम है, पर जितनी भी है उससे देश का विकास हो सकता है, चल सकता है, लेकिन हो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ का पैसा कहाँ जा रहा है? यहाँ का पैसा अंग्रेज अपने देश दे करके जा रहे हैं। वो चाहते नहीं हैं कि यहाँ के लोग विकास कर सके, यहाँ के लोगों को पैसा मिले और यहाँ के लोग अपने स्तर को और अच्छा बना सके। वो यह चाहते ही नहीं, यहाँ का पैसा वो अपने देश लेके जा रहे हैं, हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला बनाते हैं। दादा भाई ध्यान रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय निकाली जाती है अधिकतर सबसे सही विधि होती है जीडीपी द्वारा। हमेशा ध्यान रखिए कि जो हमारी जीडीपी है, जीडीपी क्या होती है? जिसे हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। कब निकाली जाती है? ध्यान रखिएगा कि जो ये गणना की जाती है एक वित्तीय वर्ष में की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों? एक वित्तीय वर्ष। करता कौन है? एक अर्थव्यवस्था। एक अर्थव्यवस्था में एक देश की सीमा के अंदर होने वाले अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं जीडीपी। लेकिन अगर हम इसी में क्या जोड़ दें? अगर हम इसी में जोड़ दें क्या चीज? विदेशों से प्राप्त होने वाली आय। ठीक है, अगर हम इसी में विदेशी आय को प्लस कर दें तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? नेशनल इनकम प्राप्त हो जाएगा, राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक वित्तीय वर्ष में एक देश की सीमा के अंदर एक अर्थव्यवस्था जो उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को ही हम क्या बोलते हैं? बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आपको ये समझना है कि जीडीपी जो होती है अगर हम उसमें विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को जोड़ देंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी? राष्ट्रीय आय बन जाएगी। राष्ट्रीय आय भी एक वित्तीय वर्ष में गणना की जाती है, जीडीपी भी एक वित्तीय वर्ष में गणना की जाती है। जीडीपी के द्वारा ही राष्ट्रीय आय की गणना हम कर सकते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? एकदम सिंपल है। तो क्या लगता है आपको, जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन किया जाए, क्या वो वेस्ट में पढ़ा जाएगा? नहीं, वो समझ में ही पढ़ा जाएगा। और संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो डायरेक्टली लिखा हुआ है, ये तो हमें ऐसे ही लग रहा है कि ये हमारा समष्टि के अंतर्गत हो सकता है, लेकिन वेस्ट के अंतर्गत नहीं हो सकता। तो यहाँ वेस्ट के अंतर्गत केवल एक ही इकाई बनी, कौन सी? वो है हमारी जो है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? व्यक्तिगत इकाई। देखिए, कहीं भी आपको एक ऐसा शब्द मिले, कौन सा? व्यक्तिगत। ये शॉर्टकट है दोस्तों, इससे याद रखिएगा। ऐसा शब्द आपको दिखाई पड़े व्यक्तिगत नाम का, व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत बाजार, व्यक्तिगत फर्म, या व्यक्तिगत जो है आय, या व्यक्तिगत व्यय, अगर हम कहीं भी व्यक्तिगत नाम का शब्द सुने, हम जान जाएं कि ये कौन सा है। ये हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता क्या होती है? सबसे पहले हम एक ग्राफ के माध्यम से इसे बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ग्राफ के माध्यम से क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है।
ठीक है दोस्तों, देखेंगे इधर इकाइयाँ हैं और इधर सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो एमयू का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। ध्यान रखेंगे कि अगर हम सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच में रिलेशन देखते हैं तो ये जो सीमांत उपयोगिता है ये जब तक धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता क्या हो रही है, सीमांत उपयोगिता लिख दे रहा हूं, सीमांत उपयोगिता ये है हमारा कुल उपयोगिता। जब तक सीमांत उपयोगिता हमारी धनात्मक रहती है तब तक कुल उपयोगिता जो है हमारी वो बढ़ती जाती है। यानी एमयू जब तक हमारा धनात्मक रहेगा तब तक टीयू यानी कुल उपयोगिता क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अब आगे देखते हैं दोस्तों, जब सीमांत उपयोगिता हमारी इस लेवल पर आ जाती है जहां पर 0 पर, तो कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, अधिकतम। जब एमयू हमारी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब टीयू क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। यहाँ अगर हम देखें जब सीमांत उपयोगिता हमारी क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये को देखें, अगर ये ऋणात्मक स्थिति में है तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है। एमयू जब हमारा ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक का मतलब माइनस में होता है, तो टीयू क्या होता है, घटता है। ये हमारा रिलेशन है इसके बीच, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच। क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही? जब सीमांत उपयोगिता 0 हो, सीमांत उपयोगिता जब 0 हो, कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम। कुल उपयोगिता क्या होगी, अधिकतम होगी। अगर यहाँ प्रश्न होगा कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता तो क्या होता है, बढ़ती है। अगर यहाँ प्रश्न होता यदि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है, तो कुल उपयोगिता क्या होती है, घटती है। एकदम सिंपल। बस आपको क्या करना है, आपको केवल ये ग्राफ माइंडली तैयार रखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपका रेडी रहेगा, साथ ही साथ शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप विकल्प ये भी आपके तैयार है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है, ऋणात्मक प्रवणता वाली ढाल पर होता है, जिसमें जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होगी तो कुल उपयोगिता बढ़ता रहता है। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है, तब कुल उपयोगिता घटती जाती है। सिंपल। बस आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल एक ग्राफ याद है। ठीक, चलिए मैं अगला प्रश्न देखता हूँ। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखें, उपयोगिता है क्या, उपयोगिता एक सेटिस्फाइंग पावर है। सेटिस्फाइंग पावर उपयोगिता की 2 शब्दों में आपने परिभाषा भी बताई, कौन सी, सेटिस्फाइंग पावर। यानी वस्तु में निहित एक वस्तु के अंदर जो शक्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उपयोगिता। और कोई भी शक्ति है वो किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है। जैसे ये मार्कर है, मार्कर के अंदर एक क्षमता है कि वह किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है। तो ये इस मार्कर के अंदर क्या है, उपयोगिता है। उपयोगिता का अर्थ है कि एक वस्तु के अंदर की वह क्षमता, वह योग्यता जो
वह किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। यहाँ उसी उपयोगिता की बात की जा रही है। बशर्ते यहाँ होता क्या है कि जब भी हम एक ही समय में लगातार एक समान वस्तु का उपभोग करते जाते हैं तो प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है। जैसे मान लीजिए रोटी है, रोटी के अंदर क्षमता है, एक रोटी को खाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, दूसरी रोटी को खाते हैं तो हमें कम अच्छा लगता है, और तीसरी रोटी को खाते हैं तो हमें और कम अच्छा लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि जब हम रोटी को खाते हैं तो ना तो हमें अच्छा लगता है ना तो हमें खराब लगता है। अर्थात उस समय क्या होता है, हमारा पेट भरा हुआ होता है, हमारी कुल उपयोगिता अधिकतम होती है और सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य, ना तो अच्छा लग रहा है तो बुरा लग रहा है। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि जब हम रोटी को खाते हैं तो हमें नुकसान होता है, हमें अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता। ऐसे कंडीशन में सीमांत उपयोगिता क्या होती है, ऋणात्मक, और कुल उपयोगिता क्या होती है, घटती हुई होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। एक प्रश्न है कि स्थिर परिवर्ती इसका मतलब है कि अल्पकाल से, किस काल से, अल्पकाल से, क्योंकि अल्पकाल में लागतें दो टाइप की होती हैं, एक लागत होती है स्थिर लागत, दूसरी होती है परिवर्ती लागत। स्थिर लागतें वे लागतें होती हैं जिसका उत्पादन कार्य से कोई लेना देना नहीं होता, अर्थात वो लग गई तो लग गई, उत्पादन चाहे कम चाहे ज़्यादा हो। अब हम ना तो उसे घटा सकते हैं ना तो हम उसे बढ़ा सकते हैं। परिवर्ती लागतें ऐसी लागतें होती हैं जो कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम उसमें बढ़ोतरी करते जाते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा उत्पादन तब तक बढ़ता है जब तक स्थिर लागत हमारी ज़्यादा है, परिवर्ती लागत हमारी कम है। जैसे ही हमारी स्थिर लागत परिवर्ती लागत से ज़्यादा हो जाएगी, हमारा उत्पादन बढ़ने की बजाय घटने लगेगा। समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लीजिए कि एक मशीन है, उसे चलाने के लिए 50 लोगों की ज़रूरत है, 20 लोग काम कर रहे हैं फिर भी उत्पादन हो रहा है, लेकिन 30 होंगे तो और ज़्यादा होगा, 40 होंगे तो और ज़्यादा होगा, 50 होंगे तो और ज़्यादा होगा, लेकिन 60 होने पर उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसको चलाने के लिए मात्र कितने लोगों की जरूरत है, 50। हमने काल की दो लागत, पहली लागत कौन सी है, स्थिर, और दूसरी लागत कौन सी है, परिवर्ती। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कुल लागत। अब बात आ रही है क्या होता है जब उत्पादन बंद हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिए उत्पादन कब बंद होगा है, जब हमारी ये जो कीमत है ये औसत परिवर्ती लागत से कम हो जाती है। हमने कहा व्यक्ति को घाटा हो रहा है फिर भी वो उत्पादन करता रहेगा, कब, जब उसे औसत परिवर्ती लागत से ज़्यादा मिल रहा हो, जितना पैसा लगा रहा है उससे ज़्यादा मिल रहा हो, स्थिर जितना लग गया वो लग गया। एक कंपनी को बनाने के लिए 50 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन हर साल वो 2 लाख रुपए और लगाता है, अगर 2 लाख से ज़्यादा इनकम हो रही है तो वो काम करता रहेगा, स्थिर को ध्यान में नहीं रखेगा, क्योंकि स्थिर लागत 50 लाख है, एकदम से 50 लाख कहाँ से निकल रहा है। ध्यान रखिएगा ये जो हमारी कीमतें हैं निर्धारित करने वाला डिमांड और सप्लाई, ये कीमत अगर हमारी औसत परिवर्ती लागत से ज़्यादा है तो हम उत्पादन करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही हमारी कीमत औसत परिवर्ती लागत से कम हो जाती है तो कोई भी फर्म है, कोई भी उद्योग है, अगर वो समझदार है तो वो उत्पादन करना बंद कर देगा। यानी कि यहाँ पर कीमत ही डिसाइड कर रही है उत्पादन होगा या नहीं होगा। उत्पादन यहाँ पर यदि कीमत औसत परिवर्ती लागत से ज़्यादा है तो उत्पादन होगा, अगर ये कम है, अगर ये ऐसी कंडीशन है तो उत्पादन क्या हो जाएगा, कोई भी फर्म होगी अगर वो समझदार है तो उत्पादन क्या कर देगी, बंद कर देगी। इन्होंने क्या कहा, क्या होता है जब उत्पादन बंद हो जाता है, जब उत्पादन बंद होता है दोस्तों, जैसे ही ये उत्पादन बंद करेंगे क्या इन्हें घाटा होना बंद हो जाएगा, नहीं, इन्हें घाटा तब भी होगा, लेकिन जब ये अपना उत्पादन बंद करेंगे तब जो इनका घाटा होगा वो घाटा इनका स्थिर लागत के बराबर, समझ रहे हैं, इनका जो घाटा होगा
वो स्थिर लागत के बराबर होगा। अर्थात परिवर्ती लागत अभी लगाएंगे ही, क्योंकि उत्पादन करते हैं, इसलिए परिवर्ती लागत नहीं लगाएंगे। जब ये परिवर्ती लागत नहीं लगाएंगे तब इन्हें घाटा होगा, लेकिन वो घाटा कौन सा होगा? वो घाटा इनका स्थिर लागत वाला घाटा होगा। यानी कि यहाँ पर उत्पादन कार्य को बंद करने पर भी इन्हें घाटा मिल रहा होगा, वो घाटा होगा इनका स्थिर लागत। अब यहाँ तक अगर स्थिर लागत, देखिए इन्होंने कहा था उत्पादन बंद हो गया, अब क्या हो रहा है? अब सोचिए, क्या स्थिर लागत शून्य हो गई? नहीं, स्थिर लागत तो अभी भी उतनी लगी हुई है। क्या शून्य हुआ? यहाँ शून्य हुआ इनका परिवर्ती लागत। परिवर्ती लागत अभी नहीं लगा रहे, परिवर्ती लागत लगाते जब उत्पादन को बढ़ाना होता, अब तो उत्पादन बंद कर दिए। अब इनका परिवर्ती लागत क्या हो जाएगा? अब इनका परिवर्ती लागत शून्य हो जाएगा। अब ये परिवर्ती लागत को नहीं लगाने वाले। समझ में आ रहा है? उत्पादन को बढ़ाने के लिए परिवर्ती लागत लगाई जाती है। उत्पादन ज्यादा करने के लिए, उत्पादन करने के लिए बगैर परिवर्ती लागत के उत्पादन कार्य संभव है ही नहीं। यहाँ परिवर्ती साधन, आप परिवर्ती साधन को श्रम कह सकते हैं। श्रम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उत्पादन उतना ज्यादा बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी एक कंपनी अपना उत्पादन कार्य बंद करती है, ऐसी कंडीशन में उसे जो घाटा हो रहा होगा वो घाटा उसका स्थिर लागत के बराबर होगा। कोई भी कंपनी वो अपने घाटे को खत्म नहीं कर सकती। एक कंपनी ने 50 लाख रुपए अपनी कंपनी में लगा दिए हैं, उसकी कंपनी नहीं चली, उसने बंद कर दिया, क्या उसे घाटा नहीं हो रहा? उसे घाटा हो रहा है। कौन सा घाटा हो रहा है? उसे घाटा हो रहा है जो उसने 50 लाख रुपए लगा रखे हैं, वो घाटा उसे वर्तमान में भी हो रहा है। वो अपने उस घाटे को छुपा नहीं सकती। हाँ, उस घाटे को पूरा कर सकती थी। कब? जब वो लगातार उत्पादन करती रहती। लेकिन कब? जब उसे परिवर्ती लागत के ज्यादा कीमत प्राप्त हो रही हो। जितनी औसत परिवर्ती लागत वो लगा रहा है, उतनी औसत परिवर्ती लागत से ज्यादा उसकी इनकम जनरेट हो रही है, उससे ज्यादा पैसा पा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा उसकी स्थिर लागत क्या हो जाती है? इसकी परिवर्ती लागत शून्य। क्या हो जाती है? इसकी परिवर्ती लागत शून्य हो जाएगी। जब भी उत्पादन बंद हो जाएगा, परिवर्ती लागत शून्य हो जाएगी, लेकिन स्थिर लागत उसे लगातार मिलती रहेगी। ठीक है, स्थिर लागत क्या है? स्थिर लागत बराबर उसकी नहीं रहेगी। अगर 50 लाख लगा दिया तो लगा दिया, अब वो हटने वाला नहीं है। यानी स्थिर लागत उसकी नहीं हटेगी और परिवर्ती लागत क्या रहेगी? परिवर्ती लागत शून्य हो जाएगी जब वो उत्पादन को बंद कर देगा। उत्पादन बंद कर दिया, आप वो डेली लगाने वाला पैसा बंद, लेकिन जो एक मुश्त लगा हुआ पैसा है वो लगा रहेगा। अर्थात स्थिर लागत शून्य हो ही नहीं सकती और परिवर्ती लागत शून्य हो जाती है। ठीक है, ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सीमांत संप्राप्ति वक्र पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। सबसे पहली बात, ये जो हमारी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार है, इस बाजार में होता क्या है? इस बाजार में जो कीमतें होती हैं वे समान होती हैं। कीमतें समान होंगी, साथ साथ में जो हमारी वस्तुएं हैं वो कैसे होंगी? समरूप होंगी। तीसरी चीज क्या है कि यहाँ पर जो हमारे क्रेता है और विक्रेता है, इनकी जो संख्या होगी वो क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। चौथी चीज क्या है? बाजार का ज्ञान क्रेता और विक्रेता दोनों को पूरी तरह ध्यान रखें। जो बाजार का ज्ञान है वो क्या होगा? क्रेता और विक्रेता दोनों को होगा। एक ना तो ज्यादा कीमत देने को तैयार होगा, एक ना तो कम कीमत लेने को तैयार होगा। बाजार में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होगी। जब कीमतें समान रहेंगी, क्या लगता है? एक वस्तु से जितना पैसा कमाया जाएगा, दूसरी वस्तु से भी उतना ही पैसा कमाया जाएगा, तीसरी वस्तु से भी उतना ही पैसा कमाया जाएगा। ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं अपने प्रश्न।
हमारा प्रश्न है कि सीमांत संप्राप्ति वक्र कैसा। पहली चीज कीमत क्या है, कीमत क्या है, समान। अगर कीमत समान है, मान लिया कीमत कितनी है 10 रुपए, तो कीमत तो 10 ही 10 रहेगी, बदलने वाली है। अगर कीमत समान है तो हर एक वस्तु से मिलने वाला आय जो है वो कितना होगा, 10-10 रुपए ही होगा, क्योंकि 10 रुपए से ज्यादा कीमत ही नहीं है। चाहे वस्तु 1 खरीदे, 2 खरीदे, 3 खरीदे, 4 खरीदे, 5 खरीदे, 6 खरीदे, हर एक वस्तु की कीमत क्या होगी, 10 रुपए ही होगी, क्योंकि वो कीमत बदलने वाली नहीं है। अब हम कहते हैं, आप अर्थात यहाँ देखिए, यहाँ पर सीमांत संप्राप्ति क्या होगी, 10 10 10 10 10 ही रहे। अगर हम देखते हैं कुल संप्राप्ति, तो हमारी जो कुल संप्राप्ति है वो कुल संप्राप्ति हमारी हर इकाई पर बढ़ती हुई जाएगी। 2 से यानी गुणा कर देंगे, PR बराबर होता क्या है, P गुणे Q, यानी हम गुणा कर सकते हैं 2 धर्मा 20, 3 धर्मा 30, 4 धर्मा 40, 5 धर्मा 50, 6 धर्मा 60, यानी हम बोल सकते हैं कि PR हमारा क्या होता है, P गुणे Q, लेकिन MR बराबर क्या होता है, P के बराबर ही होता है। अगर सोचो, अगर हम इसका वक्र बनाएं, तो अगर हम वक्र बनाएंगे तो यहाँ पर एक ऐसा वक्र जनरेट हो जाएगा इस टाइप का, यहाँ P होगा, यहाँ AR होगा और यहाँ क्या होगा, MR। तो हमेशा के लिए ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है, P बराबर AR बराबर MR, ये तीनों चीजें पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। प्राइस, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ये तीनों की तीनों चीजें जो है अर्थशास्त्र में पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन अगर हम कुल संप्राप्ति वक्र की बात करेंगे, तो कुल संप्राप्ति वक्र जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो हमारा ऊपर की तरफ होगा, एकदम सीधी ढाल में, वो भी कहां से, उसका मूल बिंदु कहां से स्टार्टिंग होगी, 0 से। समझ रहे हैं दोस्तों, यहाँ आंसर आपको क्या लगता है, क्या होगा, देखिए सीमांत संप्राप्ति वक्र, MR को क्या बोलते हैं, सीमांत संप्राप्ति। तो सीमांत संप्राप्ति वक्र अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऐसा है, इसका वक्र कैसा है, किसके समांतर है, X अक्ष के समांतर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, X अक्ष के समांतर। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न, दीर्घकाल में सामान्य कीमत P किसके बराबर होती है, बताइएगा। दीर्घकाल में सामान्य कीमत किसके बराबर, सबसे पहली बात, इसे दीर्घकाल होता है, दीर्घकाल में जितनी भी लागतें होती हैं वे सभी की सभी क्या होती हैं, परिवर्ती होती हैं। कोई भी लागत स्थिर नहीं, सब जितना उत्पादन बढ़ाना चाहें उतना बढ़ाएं, चाहे टेक्नोलॉजी बढ़ाएं, चाहे श्रम बढ़ाएं, चाहे भूमि बढ़ाएं, चाहे साहस बढ़ाएं, चाहे जिस चीज को हम बढ़ाते चले जाएं, उत्पादन की लागत को सीमित करने का काम खत्म। अब केवल और केवल जितना चाहो उतना ज्यादा आप उत्पादन को बढ़ाने के लिए साधनों को बढ़ा सकते हो, चाहिए, याद रखिए। दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्ती होती हैं, किसी भी लागत को उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से बढ़ाया जा सकता है। जैसे क्या है, दीर्घकाल में सामान्य कीमत P किसके बराबर होती है, देखिए काल हमारे पास दो है, एक है अल्पकाल और दूसरा है दीर्घकाल। अल्पकाल में होता क्या है, अल्पकाल में जो लाभ होते हैं वो हमारे असामान्य लाभ हो सकते हैं, सामान्य लाभ हो सकते हैं और हानि भी हो सकती है। लेकिन दीर्घकाल में हमेशा क्या प्राप्त होता है, सामान्य लाभ होता है। दीर्घकाल में दोस्तों केवल और केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। अल्पकाल में
तीन के तीनों प्राप्त हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, असामान्य लाभ कब प्राप्त होता है? असामान्य लाभ कब प्राप्त होता है? जब हमारी ये जो कीमत है ये औसत लागत से क्या हो, ज्यादा। सामान्य लाभ कब प्राप्त होगा? सामान्य लाभ कब प्राप्त होगा? जब कीमत हमारी औसत लागत के बराबर हो। हानि कब होगी? जब कीमत हमारी औसत लागत से क्या हो, कम हो। लेकिन दीर्घकाल में क्या मिल रहा है? केवल और केवल सामान्य लाभ। तो हमारी कीमत किसके बराबर होनी चाहिए? कीमत हमारी बराबर होनी चाहिए किसके बराबर? हमारी औसत लागत के बराबर होनी चाहिए। तो दीर्घकाल में सामान्य कीमत किसके बराबर होती है? वो होती है हमारी औसत लागत के बराबर। एकदम इसी तरह से। अल्पकाल में तीन कंडीशन है, तो तीन समीकरण आपको याद करने होंगे। दीर्घकाल में केवल एक ही है, केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि कोई भी कंपनी जब उत्पादन करना स्टार्ट करती है तो बहुत सारी फर्में ये देखती हैं कि उत्पादन कार्य बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत मुनाफा कमा रही, वो सब उसी फर्म में जाकर प्रवेश कर जाते हैं और खूब सारा उत्पादन करने का प्रयास करते हैं। भाई एक फर्म अगर दूसरी कंपनी में प्रवेश करेगी तो अपने साथ साथ में अपने श्रमिक, अपना पैसा एवं अपने उत्पादन के सभी साधनों को लेकर जाती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उत्पादन कार्य को निश्चित ही बढ़ा देती है। जैसे उत्पादन कार्य बढ़ जाता है, उत्पादन बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है और जब पूर्ति बढ़ती है तो उत्पादन का रेट उतना नहीं मिल पाता, कीमत घटती है, कीमत घटने से हानि होने लगती है, लालच में आएगी फर्में, फिर उसके बहिर्गमन कर जाती है। जब वो बहिर्गमन करती हैं ऐसी कंडीशन में, बहिर्गमन करने पर क्या होगा? उत्पादन घटेगा, उत्पादन घटेगा, कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी, फिर से व्यक्ति सामान्य लाभ की ओर बढ़ जाएगा। यानी पहले हुआ बहुत ज्यादा लाभ, फिर हुआ बहुत ज्यादा हानि, फिर एक ऐसी कंडीशन है कि व्यक्ति को सामान्य लाभ मिलना स्टार्ट होगा। तो हम क्या बोलेंगे? लाभ, हानि, सामान्य लाभ, ये दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, क्या बचा? सामान्य लाभ। पहले बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया, फिर बहुत ज्यादा घाटा खाया, अब क्या करें? ना तो मुनाफा ना तो घाटा, अब क्या है? अब हमारे पास सामान्य लाभ मौजूद है। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक दीर्घकाल की अवस्था में हमेशा एक फर्म को क्या मिलता है? सामान्य लाभ। अगर उसे सामान्य लाभ मिलता है तो उसकी कीमत क्या होगी? उसकी कीमत होगी औसत लागत के बराबर। लेकिन अल्पकाल की स्थिति में ऐसा नहीं है। अल्पकाल की स्थिति में कीमत औसत लागत से ज्यादा भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ज्यादा है तो लाभ में है, बराबर है सामान्य लाभ में है, और कम है तो घाटे में है। समझ गया ना? ठीक, अगला प्रश्न। ध्यान से देखेंगे आप, अगला प्रश्न। जब मूल्य बढ़ जाती है तो कीमत में क्या परिवर्तन होता है? देखिए ध्यान से देखिए, जो हमारा प्रश्न है पूर्ति वक्र हमारा बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है। यहाँ पर जो कीमत होगी, कीमत जितनी ज्यादा होगी पूर्ति भी उतना ही ज्यादा होगा, कीमत जितनी कम होगी पूर्ति भी उतनी ही कम होगी। कीमत कम करेंगे पूर्ति भी कम हो जाएगी, क्योंकि लाभ कम हो जाएगा। भाई एक बार 5 रुपये लगाए हैं, अगर उसकी कीमत 10 रुपये हो जाएगी, ज़्यादा बनाएंगे। कीमत घट के 2 रुपये हो गई, घाटा होने लगा, आप तो बनाएंगे नहीं। तो कीमत जितनी ज़्यादा होगी हम वस्तुओं को उतना ही ज़्यादा बना करके सप्लाई करेंगे, लेकिन कीमत जितनी कम होगी उतनी ही वस्तु को हम कम बनाएंगे और कम सप्लाई करेंगे। क्योंकि कीमत अगर कम मिलेगी तो हम वस्तु को बनाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास लाभ की मात्रा कम हो जाएगी और हानि बढ़ने लगेगी। हाँ, जब तक कीमत हमारी लागत के बराबर है तब तक उत्पादन कार्य करेंगे, लेकिन यदि हमारी लागत के बराबर नहीं है तो हम उत्पादन कार्य बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ एक बात और भी ध्यान रखें, इन्होंने क्या बताया? जब पूर्ति बढ़ जाए, अब देखिए अगर हम पूर्ति को बढ़ाएं, देखिए हमेशा ध्यान रखिए जब भी पूर्ति बढ़ती है, ठीक है, जब भी हमारी पूर्ति बढ़ती है, अभी पूर्ति और कीमत को अगर हम ध्यान से देखें
तो डिमांड और सप्लाई की वक्र ये है। अगर सोचिए पूर्ति हमारी बढ़ जाएगी तो पूर्ति बढ़कर दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाती है, पूर्ति बढ़ गई दाहिनी ओर शिफ्ट हुई, लेकिन जैसे ही दाहिनी ओर शिफ्ट होगी आपको क्या लगता है कि कीमत यहाँ थी, अब कीमत कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। कीमत में क्या परिवर्तन हुआ, कीमत घटी। जब पूर्ति बढ़ती है तो कीमत क्या हो जाती है, कीमत घटती है। पूर्ति बढ़ने पर कीमत में ऋणात्मक परिवर्तन होता है। पूर्ति बढ़ेगी कीमत घटेगी, पूर्ति घटेगी कीमत। एकदम सिंपल सा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक सबसे पहले बात है जो बैंक है, बैंक किसे कहते हैं, मुद्रा का व्यापार करने वाली संस्था क्या कहलाती है, बैंक। बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यापार है। एक हाथ से पैसा उधार मांगती है, आपको ब्याज देती है, जिसे हम मांग जमा बोलते हैं। दूसरे हाथ से आपको पैसा उधार देती है और आपसे ब्याज समेत वसूलती है। आपको ब्याज कम देती है, आपसे ब्याज ज्यादा देती है। बीच में क्या कमाना, मुनाफा। उस मुनाफे को क्या बोलते हैं, स्प्रेड। क्या बोलते हैं, उस मुनाफे को स्प्रेड बोलते हैं। ध्यान रखिए, आप ही का पैसा आप ही को दे करके आप ही से मुनाफा कमाते। केंद्रीय बैंक हमें पता है, केंद्रीय बैंक हमारे पास एक ही है जिसका नाम है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और उस स्थापना में इसमें 5 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। तो ये ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि केंद्रीय बैंक राजा बैंक होती है वो एक ही होती है, वो समस्त बैंक नहीं हो सकती। केंद्रीय बैंक जो होती है वो सभी बैंकों पर नियंत्रण कायम रखती है। तो आरबीआई है, उसके अलावा कोई हो नहीं सकती। इलाहाबाद होने के चांसेस 0% है ही नहीं। ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। विदेशी इलाहाबाद बैंक विदेशी हो ही नहीं सकता। कौन सा ऑप्शन सही है, व्यापारिक। क्यों, इलाहाबाद बैंक का काम क्या है, पैसा जमा करना, उधार लेना, मांग जमा इकट्ठा करना, फिर उससे साख बना करके ऋण के रूप में बाजार में बेचना। आइए हमारे यहाँ केसीसी ले जाइए 14% का ब्याज, 7% का ब्याज। व्यापारिक लोन ले जाइए 14% का ब्याज। व्यापार कर रही, आप ही का पैसा आप ही से ले रही, मांग जमा इकट्ठा कर रही, फिर साख बना के मार्केट में लाके उसको बेच रही है महंगे ब्याज दर पर। कौन है, एक व्यापारी। कौन सी बैंक है, एक व्यापारिक बैंक है। कैसी बैंक है, व्यापारिक बैंक। इलाहाबाद बैंक एक व्यापारिक बैंक। मुद्रा के कार्य हैं, आपके सामने ऑप्शन है, विनिमय का माध्यम, खाते की इकाई, मूल्य का भंडार है सब। देखिए दोस्तों एकदम सिंपल प्रश्न। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक दोहा याद कर सकते हैं। इसके लिए इंग्लिश में याद कर सकते हैं कि मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शन को a medium, a measure, a standard, a store. Money is a matter of function को a medium, a measure, a standard, a store. हिंदी में लिखना चाहें हिंदी में लिख सकते हैं। मुद्रा के कार्य है केवल 4 माध्यम, माप, मान, भंडार। मुद्रा के कार्य हैं केवल 4, माध्यम, माप, मान, भंडार।
माध्यम कौन सा ऑप्शन सही है? विनिमय का माध्यम। जब से मुद्रा आई तब से हमारे यहाँ विनिमय करना बहुत ईजी हो गया। विनिमय का एक बहुत बढ़िया साधन बन करके सामने आया। विनिमय करने में बहुत ज़्यादा सरलता महसूस हुई लोगों को। अभी तक सोना चांदी के बदले में विनिमय करते थे, उससे पहले वस्त्र विनिमय करते थे, दोहरे संयोग की कमी थी, बांटने की समस्या थी, लेखे जोखे की समस्या थी, बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं का निजात पाने के लिए हमने क्या किया? हमने मुद्रा का जन्म किया और तब से हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याओं का अंत। और वर्तमान समय देखा जाए तो हम क्या हैं, पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेहतर। हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पैसा दीजिए, सामान लीजिए। पहले बकरी लेके जाते थे, सामने वाले को बकरी नहीं पसंद है, वो कहाँ से हमें सामान देगा? हमें सब्जी खरीदना है, हम हाथी देख के सब्जी कहाँ से ले लेंगे? क्यों? क्योंकि हमारे पास हाथी के अलावा कुछ है नहीं, गाय के अलावा कुछ है नहीं। अगर गाय है तो क्या गाय देकर के हम थोड़ा सा चावल लेना पसंद करेंगे? नहीं। स्कूल में फीस देने के लिए क्या हम बकरी लेकर जाएंगे? क्या हम गेहूं के बोरा लेकर के जाएंगे? नहीं। ध्यान रखिए, आज के समय में जब से मुद्रा आई तब से हमारी सारी समस्याओं का अंत हो गया है। मुद्रा के कार्य कौन से? पहली बात तो विनिमय का माध्यम बन जाएगी, दूसरी बात मापने में सारी समस्या खत्म, मान देने में एक्सपर्ट और भंडार करने में तो बहुत ही ज्यादा सरल। कितने कार्य? चार। माध्यम, माप, मान, भंडार। तो कौन सा ऑप्शन सही है? विनिमय का माध्यम। एकदम इजी तरीके से तैयार करें। जितने प्रश्नों को आप सरलता से तैयार करेंगे, आंसर देने में उतना ही ज़्यादा सरल लगेगा। आप जैसे ही प्रश्नों का उत्तर देंगे, तुरंत प्रश्न देखते ही आपको उत्तर पता चल जाए, तब समझ लीजिए कि आप जो है पढ़ने में अच्छे और श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं। अन्यथा क्या है, देखिए कहानी के तरीके से पढ़ना सभी लोग कर रहे हैं। एक 50 रुपए की विद्या खरीदी, सभी लोग उससे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या वो उतने नंबर ला पाएंगे जितना एक अलग तरीके से पढ़ने वाला, एक हेडिंग बाय हेडिंग, एक दोहा बाय दोहा, यानी हर एक चीज को उस क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर रहा है जिस रियलिटी में उसे करना चाहिए था। तो सोचिए किसके नंबर ज़्यादा होंगे? आपके। निश्चित ही है आपके आएंगे, क्योंकि आपकी मेहनत उससे ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है, इसीलिए आपके नंबर उनसे बहुत ही। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि पैसा बात है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थव्यवस्था, संपूर्ण आर्थिक जगत चक्कर लगाता है, यह कथन किसका है? हमें पता होना चाहिए किसका है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का। मार्शल ने कहा था कि पैसा ही है जिसके चारों ओर पूरी अर्थव्यवस्था चक्कर काटती है। पूरी अर्थव्यवस्था, संपूर्ण आर्थिक जगत क्या करता है? चक्कर लगाता है। एक व्यक्ति पैसा कमाता है, उसे बचाता है, निवेश करता है, फिर से कमाता है, फिर से बचाता है, फिर से निवेश करता है। हर एक व्यक्ति की यही तो कहानी है। एक लोहार पूरा दिन काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे पैसा चाहिए। एक लकड़ी वाला व्यक्ति पूरा दिन काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे पैसा चाहिए ही चाहिए। एक दुकानदार पूरी मेहनत से, पूरी तत्परता से काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसे पैसा चाहिए। एक डॉक्टर, एक वकील, एक शिक्षक, हर एक व्यक्ति जो एक अर्थव्यवस्था का निवासी है, वो कोई ना कोई कार्य कर रहा है क्योंकि उसे पैसा चाहिए। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, सभी के सभी लोग किस लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए। अगर हम इसे आर्थिक जगत के रूप में देखें तो अगर हम देखें, एक साइड में आप कहते हैं इसे परिवार को, और दूसरे साइड में हम देते हैं इसे फर्म को। फर्म आई उत्पादन करने के लिए, इसलिए चाहिए क्या चीज़ें? बहुत सारी चीज़ें। इसने इनसे डिमांड की और ये लोग इन्हें देने के लिए तैयार हो गए। क्या क्या चीज़ें हैं? इन्होंने इनसे मांगा। सबसे पहली चीज़ इन्होंने कहा हमें श्रम चाहिए, फिर इन्होंने कहा हमें पूंजी चाहिए, फिर इन्होंने कहा हमें भूमि चाहिए, फिर इन्होंने कहा हमें साहस भी चाहिए। इन्होंने देने के लिए तैयार हो गए, हमें इतनी चीज़ें दी, लेकिन इन्होंने अपनी शर्त बताई। इन्होंने कहा हमें भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें? इन्होंने बताया श्रम के बदले में हम क्या लेंगे? मजदूरी। पूंजी के बदले में क्या लेंगे? ब्याज। भूमि के बदले में क्या लेंगे? किराया। साहस के बदले में क्या लेंगे? लाभ।
अब सोचिए इन्होंने पैसा क्या किया, खर्च किया, वे किया, कमाया किसने, परिवार ने। 1 करोड़ पैसा खर्च कर रही है और परिवार पैसे को कमा रहा है, लेकिन अब इन्हें भी तो जरूरत है किसी न किसी वस्तु की। बनाने वाला कौन है, फर्म। इनके पास वस्तु है, इन्होंने कहा भाई हमें वस्तु दे दीजिए, इन्होंने कहा हम आपको वस्तु देने के लिए तैयार हैं। इन्होंने उस वस्तु को इन्हें दिया, वो वस्तु कौन सी है, अंतिम वस्तु में है। इन्होंने इन्हें वस्तुएं दिया और इसके बदले में इन्होंने इनसे क्या मांगा, इन्होंने कहा कि आप वस्तु दे रहे हैं, उस वस्तु के बदले में हमें क्या चाहिए, अंतिम मूल्य चाहिए। ये वस्तु दीजिए, पैसा दीजिए। अब ये पैसा व्यय करेंगे, कमाएगा कौन, ये। अभी तक ये कमा रहे हैं, ये खर्च कर रहे हैं, अब ये खर्च कर रहे हैं, ये कमा रहे हैं। वही पैसा इसे संपूर्ण जगत का चक्कर लगाता जा रहा है। ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है आर्थिक चक्कर। और ये चक्कर किसके चारों तरफ लगा रहा है, पैसों के। ध्यान रखिएगा, पैसा ही वह वस्तु है जिसके चारों ओर पूरी अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा लास्ट है, मांग में जो प्रसार होता है वो मूल्य में परिवर्तन के कारण। देखिए पहले समझ लीजिए, ये हमारी मांग वक्र है। मांग वक्र में एक कीमत होती है और एक मात्रा होती है। यदि कीमत बढ़ जाती है तो मांग क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है। ये स्थिति क्या कहलाएगी, संकुचन। लेकिन यदि कीमत हमारी घट जाएगी, यदि कीमत घटेगी तो मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये स्थिति क्या कहलाती है, प्रसार। प्रसार का मतलब होता है मांग का बढ़ जाना। कब होता है, जब मूल्य में कमी आती है। ध्यान रखिएगा, जब भी मूल्य में कमी आएगी, मांग में क्या हो जाएगा, प्रसार। मांग में संकुचन और प्रसार ये दोनों चीजें निर्भर करती हैं मूल्य पर। यदि मूल्य में परिवर्तन होता है तो संकुचन भी हो सकता है, प्रसार भी हो सकता है। संकुचन कब होगा, जब हमारे मांग में क्या आएगी, कमी आएगी। वो तभी होगा जब हमारी कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी। और प्रसार कब हो सकता है, जब कीमत में क्या हो, कमी आए, तब हमारा प्रसार हो सकता है। अब यहाँ दोस्तों बताइए, मांग में प्रसार कब होता है, मांग में प्रसार कब होता है, मांग में प्रसार कब होता है, जब मूल्य में क्या आती है, कमी आती है। जब हमारी मूल्य में कमी आएगी, मांग में प्रसार अपने आप हो जाएगा। और यदि मूल्य में वृद्धि हो जाएगी तो मांग में क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा। सिंपल से प्रश्न है, बस प्रश्नों को थोड़ा सा राउंड कर दिया गया है, लेकिन प्रश्न मजेदार हो गए। आपको केवल और केवल उसे अपने शांत मन से, शांत हृदय से आराम से उसे सॉल्व करना है। बस आपके प्रश्नों का आंसर आपके सामने। मांग में प्रसार तब होता है जब हमारे मूल्य में कमी आ जाती है। जब हम मूल्य में कमी करेंगे, मांग प्रसार तुरंत हो जाएगा। प्रसार का मतलब वृद्धि। वृद्धि होगी किसमें, मांग में। मांग में प्रसार तभी होता है जब हमारे क्या होता है, तब मूल्य में कमी होता है। तो पहले पार्ट में हमारे मित्रों को बता देना चाहता हूँ कि पहले पार्ट में हमने केवल अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर सन 2022 यूपीएमएसपी की साइट से डाउनलोड किया गया और उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कराया गया। अगले पार्ट में जब हम आएंगे तो हम आपको अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय वाले प्रश्नों से अवगत कराएंगे, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। हमारा टारगेट है कि आप
अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हूँ। अच्छे का मतलब है 90 प्लस। देखिए 90 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं विषय की बात करूं तो इस विषय में मेरे खुद के 90 प्लस नंबर हैं। असंभव कार्य लगता है लेकिन है नहीं। अगर आप चाहें तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं। बस आपको सोचने का तरीका, लिखने का तरीका, समझने का तरीका, इन सभी चीज़ों में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। काफ़ी कैसे चेक होती है, इन चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप इंटरमीडिएट में काफ़ी समझदार हैं। तो अगले वीडियो में हम हाजिर होंगे अपने अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय वाले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।